हेलो दोस्तों, आज नेट का प्रॉब्लम आ गया है जिसके चलते मैं लाइव नहीं जा पाया हूँ। ये सेट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है। हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको ये रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछना होगा तो कल जब हम लोग लाइव जाएंगे आएंगे तो आपको जो कुछ क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा, आराम से, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, क्योंकि लाइवलीहुड को कमाने की बात होगी ना, आजीविका कमाना, सो 1 का आंसर बी जाएगा। ये क्वेश्चन उसने एक तरह से बोनस ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये भी क्वेश्चन बोनस ही है। इस बार उसने फिलर में 7 क्वेश्चन पूछे थे और फिलर के 7 क्वेश्चन में वर्ड से रिलेटेड एक दो तीन क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर से ही रिलेटेड है। तुम्हारा आउट टू, जो जिसका मतलब होता है शुड, तो आंसर तुम्हारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि 2 का ए होगा। हाँ, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग था। हो सकता है कि आप इसका मतलब नहीं जानते हो। ये एक वर्ड है, बाकी ये दोनों कोई वर्ड नहीं होता। और इस आउट का मतलब होता है एनीथिंग। इस आउट का मतलब एनीथिंग होता है। एक इंटरेस्टिंग वर्ड था, बहुत रेयर है, कभी कभार मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अगेन उसने एक बोनस क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये समझने लायक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है ओल्डर और एल्डर को लेके। आप इस, क्योंकि हमारे दिमाग में बात यह है कि एल्डर रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ओल्डर उम्र बताने के लिए। रिलेशन में अगर उम्र बतानी हो तो एल्डर इस्तेमाल किया जाता है। ये गड़बड़ है। आप इसको ऐसे समझो, ओल्डर ओल्ड का कॉम्पैरेटिव फॉर्म है, जिसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है ओल्डेस्ट। गेटिंग? ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राम इज, और इसीलिए जब देन लगाते हैं ना तो वो ओल्डर में ही लगाते हैं, एल्डर में कभी नहीं देन लगाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन करने के लिए इनडायरेक्ट कंपैरिजन में होता है। माय एल्डर ब्रदर का मतलब मेरी तुलना में जिसकी उम्र ज्यादा है, और ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है, जबकि सॉरी, हाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि एल्डर नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो द एल्डर्स ऑफ द फैमिली अगर हम बोलें, द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, तो यहां पे हमने नाउन के तरीके से यूज किया, नाउन के तरीके से। अगर मैंने एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया तो एल्डर ब्रदर टाइप का हम लिखेंगे, और वो होता है कंपैरिजन। दो लोगों के बारे में दिया हुआ है तो दो तीन लोगों के बारे में, तो हम तब एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। देन एल्डर के साथ कभी नहीं लगता। और यही क्वेश्चन था कि तुम्हारा ओल्डर देन होगा, एल्डर देन नहीं होगा। सो 3 का तुम्हारा सी जाएगा। मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। अच्छा, उसने वर्ड का एक बहुत अच्छे लेवल का वर्ड दिया हुआ है, ऑब्सेक्वियस। अब और ऑब्सेक्वियस का मतलब होता है वन हु इज एक्सट्रीमली हम्बल, जो एकदम ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हम्बल के पॉजिटिव सेंस में नहीं है, निगेटिव सेंस में। हम्बल जो किसी के सामने में बहुत ज्यादा झुका हुआ रहता है, आज्ञाकारी है, और उसका चूंकि एंटोनिम पूछ रहा है तो इट शुड बी ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। क्योंकि ऑब्लिटरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना, ऑस्ट्रेसाइज किसी को जाति धर्म से बाहर निकालना, और ऑर्डेन किसी के लिए भाग्य का निर्धारण करना होता है। ठीक है? सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी जाएगा। मूव क्वेश्चन नंबर 5।
उसने क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 उसने लिखा है, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वो कैसे दे रहा है, एक सेंटेंस में उसे इस्तेमाल कर दिया और उसने बोला कि इसके लिए आप कौन सा, किसी अच्छे कारण के लिए अगर कोई व्यक्ति मरता है, अपनी जान देता है, उसको क्या बोलते हैं। तो वो तुम्हारा, ये तुम जानते हो लेकिन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया है। उसको मार्टियर बोलते हैं, शहीद, अच्छे कारण के लिए, क्योंकि फिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचे। प्रॉफिट का मतलब पैगंबर, स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन को बोलते हैं, और वॉलंटियर वो जो स्वेच्छा से किसी काम को करता है। सो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन उसने एक बोनस क्वेश्चन दिया और होली का उसने बोला कि यहां पे कौन सा फॉर्म लगेगा। अब आप जानते हो पिछले बार भी हम लोग का गलती हुआ था, पिछली बार फ्रेंडली का पूछा था, इस बार उसने होली का पूछा, और होली, होलियर और होलीएस्ट होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत आसान था, क्योंकि ये उतना ज्यादा अननोन नहीं था। सो 6 का तुम्हारा बी जाएगा। 7 नंबर, देखिए हर बार आपको यह समझना जरूरी है कि वो क्वेश्चन में तुमसे पूछ क्या रहा है। उसने सिंक को अंडरलाइन किया और उसने मीनिंग पूछा, तो इन अ वे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उसने मीनिंग पैटर्न बदल दिया। इस बार उसने वर्ड दिया जिसका वो मीनिंग लिख रहा है, और सिंक बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसमें हम बर्तन आदि धोते हैं, तो उस हिसाब से तो तुम्हारा सी ही होगा। अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर, एक ऐसा बड़ा कंटेनर जिसमें हम हाथ या अपने बर्तन, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है, वो धोया जाता है, उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। ये आप इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट लीजिएगा। मूव कीजिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपके पास एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक वर्ड होता है ओ, जिसका मतलब होता है हम किसी का रिस्पेक्ट किसी से डरते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ हिज क्वालिटी, हिज और हर क्वालिटी, हम डरते हैं। अब इसका 2 एडजेक्टिव बनता है, एक होता है ऑसम, और स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा कि जब ऑसम बनाते हैं तो ई लगाते हैं, जब ऑफुल बनाते हैं तो ई नहीं लगाते। तो तुम आपका, और ये दोनों मीनिंग एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑसम मतलब बहुत अच्छा और ऑफुल मतलब बहुत खराब। और उसने जो स्पेलिंग दिया था उसने ऑसम में से ई हटा दिया था। सो 8 का आपका सी चला जाएगा। ये स्पेलिंग गलत है। ये भी तो आपका बोनस क्वेश्चन है, फिलर है, बट ये ग्रामर से रिलेटेड फिलर है। व्हाट इज यू हैव एवर रेड, तुमने कभी पढ़ा हो। तो जब कभी पढ़ा हो तो मोस्ट इंटरेस्टिंग ना, 9 का तो सी जाएगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक जो तुमने कभी पढ़ा हो। 10 में क्वेश्चन का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अ गुड लॉयर ऑलवेज लुक्स इन द केस, लुक के साथ इन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि तुमको पता है कि ये फ्रेजल वर्ब यहां यूज किया हुआ है। और छानबीन करना, जांच करना, तो इन नहीं होगा, उसके जगह पे इनटू जाएगा, तो लुक्स इनटू द केस। उसने कॉमन एरर दिया, बट एक्चुअली वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कॉमन एरर दिया उसने। नेक्स्ट मूव कीजिए। ऑन द बैक फुट तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एट अ डिसएडवांटेज, मतलब एक ऐसी स्थिति में जिसमें हमारी स्थिति थोड़ी खराब हो। ही इज ऑन द बैक फुट मतलब वो स्थिति खराब है। सो 11 का आपका बी जाने का है। ग्लूमी जाना पहचाना वर्ड है जिसका उसने सिनोनिम पूछा है, ग्लूमी का। और ग्लूमी का आप जरा जानो कि वो, अगर वो मौसम बताने के लिए होता है तो अंधकारमय होता है,
या निराशाजनक होता है, होपलेस, डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग, तो वो तुम्हारा 12 का अगर सिनोनिम लेना है तो वो ए चला जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन में दो ऑप्शन, एक सिनोनिम भी मिलता है और एक एंटोनिम भी मिलता है। अगर मैं ग्लूमी का उल्टा लूं बुओएंट, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। बुओएंट का मतलब खुशी उत्साह से भरा हुआ, वेन घमंडी, स्टिकी चिपचिपा, इनकरेक्टली वर्ड। अब इनकरेक्टली में इस बार उसने अच्छा क्वेश्चन दिया था, 13 नंबर का क्वेश्चन अच्छा था। और इनएडवर्टेंट का में ई होता है, TENT होता है इनएडवर्टेंट, और मीनिंग क्या होता है, अनइंटेंशनल, जिसका हमको इंटेंशन नहीं था, अचानक हो गया बिना इंटेंशन के सोचे हुए, दैट इज इनएडवर्टेंट। सिंक्रोनस, एक साथ, मतलब दोनों का तालमेल अच्छा है। इफेमिनेट, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। एंड ब्लेटेंट, ओपन, किसी रूल के नियम कानून के उल्लंघन के लिए हम लोग ब्लेटेंट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज, दैट इज तुम्हारा। अगर स्पेलिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन 13 नंबर का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आई शुड से कि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम लोग मूव करते हैं। फोर्टीन, एरर चुनने के लिए दे रहा है। अभी आप ध्यान दो कि ये सेंटेंस थोड़ा सा साइज में लंबा था, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, लेकिन अगर आप इसको पढ़ो बिफोर, देखो कॉमन एरर में बनाना जब शुरू करते हो ना, तो अगर तुमको एरर नहीं मिलता है तो तुमको शब्द पे आना होगा। बिफोर द इंटरनेट वॉज अवेलेबल, यहां बिफोर कंजंक्शन है, इंटरनेट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हो गया, अवेलेबल एडजेक्टिव हो गया, ऑन मोबाइल, यहां तक कोई एरर नहीं है। आई रीड ऑफन, अगर आप देखो तो ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्राय, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इसका जगह कहां होता है, वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जाता है। सो तुम्हारा ऑफन उठ के आई और रीड के बीच में जाए, आई ऑफन रीड, नॉट आई रीड ऑफन। नेक्स्ट तुम्हारा फिलर, मुफ्त का क्वेश्चन दे दिया है 15 नंबर, बोनस, और वो तो यू लगा हुआ है तो डू होगा, डू यू लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंटोनिम पूछा है, और इस बार भी उसने एक चीज देखा मैंने कि एंटोनिम के क्वेश्चन को उसने वर्ड का थोड़ा अच्छा सा वर्ड लिया था। प्रेडिकमेंट होता है कोई मुश्किल स्थिति, समस्या, जटिल परिस्थिति। अब इसका अगर एंटोनिम पूछ रहा है कि जटिल परिस्थिति का, तो वो तो सॉल्यूशन ही जाना है ना, 16 का तुम्हारा डी ही जाएगा, और तो कोई और वर्ड जाना नहीं है वहां पे, क्योंकि मेस इसका प्रेडिकमेंट का सिनोनिम हो गया। रिडीम वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब हो गया। रिडीम मतलब किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना, और डोसाइल जो आज्ञा को आसानी से मान ले। सो तुम्हारा मीनिंग के हिसाब से जटिल परिस्थिति, और ये उसका हल हो गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है यहां पे 17 नंबर में। रूल ये है कि अगर आप मिडनाइट, आफ्टरनून, अगर आप ये इस्तेमाल करते हो, मॉर्निंग, डे, तो इसके पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट होता है। लेकिन अगर मिडनाइट के पहले द लगा हुआ हो, आफ्टरनून के पहले द लगा हुआ हो, तो प्रीपोजिशन इन लगता है। सो इन द मिडनाइट
और अगर द नहीं है तो एट मिडनाइट। ये एक रूल है। और अगर आप क्वेश्चन देखिए तो उसने इन मिडनाइट लगाया है। अब या तो हम इन के बाद द लगाए और नहीं तो इन को हटा के एट लगाए। सो तुम्हारा 17 का क्वेश्चन 17 का सी हो जाएगा। मूव 18। अगेन ये एक टिपिकल फिलर है जिसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, और जब वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है। डिस्पाइट हिज इनिशियल डैश, डिस्पाइट मतलब जानते हो, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, शुरुआती इसके बावजूद, ही इवेंचुअली आखिरकार, एग्रीड टू ज्वाइन द टीम, वो बाद में आखिरकार वो उसने एग्री किया कि वो टीम को ज्वाइन करेगा, शुरुआती इसके बावजूद। तो तुम्हारा रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, अनविलिंगनेस। शुरुआती अनिच्छा के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो टीम को ज्वाइन कर लेगा आखिरकार। डिटर्मिनेशन, कंपैशन मतलब सहानुभूति होता है। इंथुजियाज्म, डिस्पाइट का मतलब कि इस थॉट का अपोजिट थॉट वहां है। नेक्स्ट 19। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने दिया था, और यही मैं बोलता हूं कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसे, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना मिले तो तब तक ये ऐसे क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे। अब तुमको अगर ऑप्शन देखो तो डॉग, कैट, रैट, बैट ये दिया हुआ है, और तुम्हारा सेंटेंस किसी भी जानवर से जुड़ा हुआ नहीं है। सेंटेंस क्या है? द इन्वेस्टिगेटिंग टीम स्मेल्ड अ डैश इन द सस्पेक्ट्स डिफेंस। अब ये तो पक्का है कि ये इडियम एंड फ्रेज को उसने फिलर बना दिया, क्योंकि आपको पता है, हो सकता है कि आपने याद किया हो, स्मेल अ रैट का मतलब आशंका होना, संदेह होना। अब उसने इडियम फ्रेज को आपको फिलर में उसने डाल दिया, उसने इडियम फ्रेज को फिलर में बना दिया। अब इसको आप फिलर मत बोलो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फिलर के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ऑप्शन देख के आइडिया लगा सकते हो, और यही करो तुम कि वो तुमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। उसने ग्रामर पूछा, फिलर पूछा, अगर वर्ड पूछेगा तो सिंपल सा रिलक्टेंस, कंपैशन, डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म, इस तरह के वर्ड्स पूछेगा, अगर वो टिपिकल फिलर है तो। अगर इस तरह का फिलर है तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपसे सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार नहीं पूछ रहा है, वो इडियम फ्रेज पूछ रहा है। अगेन आप ये देखो तो ये स्पेलिंग है ना, ये फिलर कहां है? ये स्पेलिंग टेस्ट है, पिक्चर का स्पेलिंग पूछ रहा है, बोनस क्वेश्चन। तो 20 नंबर का जो पिक्चर वाला स्पेलिंग है, अब इसके लिए तो आप वर्ड ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सेंटेंस को पढ़ना सिंपल, अपने टाइम को बर्बाद करना है। अब आप इसके क्लोसेस को देखिए। क्लोसेस में भी एक चीज का हमेशा दिमाग में रखना, यहां प्रीपोजिशन पूछा है, यहां वर्ब का फॉर्म पूछा है, यहां अगेन प्रीपोजिशन पूछा है, यहां पे ऑप्शन नंबर 25 में एक ही वर्ड का 4 फॉर्म पूछा है। 24 और 25 में एक ही वर्ड के उसने 4 फॉर्म दिए हैं। तो एक्चुअली सेंटेंस के मीनिंग पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, आपका सेंटेंस का पढ़ना। अब अगर आप ये ध्यान दो फिलर में, क्लोसेस में, कि अगर वो प्रीपोजिशन पूछ रहा है तो बट नेचुरल है कि आपका बस इतना ही पूछ रहा है कि रेफर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, बस वो यही पूछ रहा है, सेंटेंस को नहीं देखना है। अगर वो भर पूछ रहा है तो वो मैं बताता हूं। सो आपको पता है कि रेफर के साथ टू लगता है, इसके लिए अगर कोई सेंटेंस पढ़ रहा है तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content, अब आप देखिए, are, is, where, are, 3 ऑप्शन प्लुरल हैं, एक ऑप्शन सिंगुलर है, और सब्जेक्ट इसका कंटेंट है। तो हमको ये क्यों डिसाइड करना है कि हमको पास्ट डालना है कि प्रेजेंट डालना है? सिंगुलर में 2-3 ऑप्शन रहता तो मैं सोचता,
इस वर्ब का एक सब्जेक्ट तो होगा, और वो सब्जेक्ट है इन विच के बाद कंजंक्शन के बाद उसने डाला कंटेंट, कंटेंट सब्जेक्ट है। सो आपका 22 नंबर के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सी आंसर जाएगा। अब 23 में फुल स्टॉप के बाद नया शुरू हुआ और वो प्रीपोजिशन भरा है और दिया है, और उसने पूछा कि कंट्रास्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, और अगर आप देखो तो इन कंट्रास्ट होता है, या तो इन कंट्रास्ट या इन कंट्रास्ट टू। सो तुम्हारे 23 में भी तुम्हारे को उसने पढ़ने के लिए नहीं दिया था, उसने सिंपल कंट्रास्ट वर्ड, कंट्रास्ट के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन पूछ रहा था। तुम 24 में देखो प्ले, प्लेइंग, प्लेज और प्लेड। अब तुमको पता है कि प्ले प्लुरल है, प्लेज सिंगुलर है, प्लेड पास्ट है, और ये आईएनजी फॉर्म है जिसको वर्ब बनाना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। अब जब सेंटेंस में सब जगह पे इज, रेफर्स, ये सब प्रेजेंट दिया हुआ है तो मैं पास्ट काट दूंगा, और 24 में एंड द म्यूजिक, म्यूजिक लिखा हुआ है सिंगुलर, तो मैं प्ले भी काट दूंगा, और सिंपल सा तुम्हारे को 24 में आंसर भी चला जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि एक ही वर्ब का 4 फॉर्म, प्रीपोजिशन अगर ऐसा कुछ दे तो यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि तुमसे मीनिंग पूछेगा तब ना, जब अलग अलग वर्ड दिया हुआ तो मीनिंग निकालोगे, जब एक ही वर्ड दिया हुआ तो मीनिंग तो निकालोगे तो वही निकलेगा, खेलने का ही मीनिंग निकलेगा। अब वो खेलने का फॉर्म पूछ रहा है तो वो तो ग्रामर से जाएगा तुम्हारा। एंड 25 में इज लगा हुआ है और प्रेजेंट को एज अ वर्ब लगाया हुआ है। द ड्रामा इन ओपेरा इज, और तुमको पक्का है कि प्रेजेंट को तुमको पैसिव बनाना होगा, तो इज प्रेजेंटेड कर दो 25 में, 25 का सी चला जाएगा। इज प्रेजेंटिंग एक्टिव हो जाएगा, इज प्रेजेंटेड, उसको ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता है। इज बिंग प्रेजेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट यहां पे जब वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सो आपका ये जो क्वेश्चन का मेकअप था, क्लोज टेस्ट कंप्लीटली नन रीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ था। क्लोज टेस्ट कभी भी ऑप्शन से डिसाइड होता है कि मेरे को सेंटेंस का मीनिंग निकालना है या नहीं निकालना है। अगर अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग है तो आप सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, ऑप्शन अगर है अलग अलग वर्ड्स के, और अगर एक ही वर्ड का दिया हुआ है तो फिर जो आपसे पूछ रहा है ग्रामर वो चेक करो, ठीक है। सो इसमें 2-3 जैसे सिनोनिम एंटोनिम के कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े टफ नेचर के थे, एक आध कॉमन एरर था वो थोड़ा टफ नेचर का हो सकता है, एंड बाकी सब क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल लेवल पे थे। आपका 22 प्लस होना चाहिए। जरूर आप अपने कमेंट में मेरे को बताइएगा कितना आपका रहा है। थैंक यू। अगले सेट के साथ फिर से मिलते हैं। सी यू देन।